तो हेलो व्यूअर। आज हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन भाग वन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, जिसमें आर्टिकल बताया गया है। आर्टिकल 1 से 4 दिया गया है, यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, संघ एवं इसके अधीन राज्य क्षेत्र, संघ और इसके अधीन राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल हम लोग कितना देखेंगे, आर्टिकल 1 से लेकर के हमारे 4 तक देखेंगे। आर्टिकल 1 में जो है 1 to 4 बताया गया है। बेसिकली वो जो है आर्टिकल 1 बताया गया है, इंडियन एंड इट्स इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया का क्या होगा, इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों से का संघ। अब इसका जो है बेसिकली हमारे आर्टिकल 1 में 3 सब क्लॉजेस और दिए गए हैं, तो इसको भी हम लोग फटाक से देख लेते हैं। 3 सब क्लॉजेस क्या हैं, तो आर्टिकल 1 में जो है, आर्टिकल 1 में जो है वो बताया गया है, इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, यहाँ भारत की बात की गई है ना कि हिंदुस्तान की। यहाँ इंडिया और भारत का 2 शब्द लिया गया है, इंडिया और भारत का, ना कि हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान शब्द का किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है। ओके, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ, शैल बी द यूनियन एंड जो है स्टेट्स के बारे में बताया गया, यानी कि जो आर्टिकल 1 है यहाँ पे वही आर्टिकल 1 का 1 है। ओके, अब हम लोग आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 देखेंगे। तो 1 का सब क्लॉज 2 में क्या है, हम लोग शॉर्टकट इसको देखते हैं। स्टेट्स के बारे में बताया गया है एंड यूटीज़ के बारे में बताया गया है। ओके, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है। अब यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो किससे रिलेटेड है, तो फर्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड यहाँ पे सारे चीज़ बताए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल से रिलेट किया गया है। अब आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 में अगर हम लोग देखेंगे तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, भारत का क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब इसका जो सब क्लॉज 1 का 3A जो है वह टेरिटरी ऑफ स्टेट बताया गया है, टेरिटरी ऑफ यूटीज़ बताया गया है, और एक्वायर्ड टेरिटरी अर्जित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। सी का जो है 1 का आर्टिकल 1 का 3 का जो है सी सब क्लॉज जो है उसी में क्या बताया गया है, एक्वायर्ड टेरिटरी के बारे में बताया गया है। एक्वायर्ड टेरिटरी अर्जित क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ओके, अब जो है, अब जो फर्स्ट में बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम होगा हमारे देश में, फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम होगा, फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम होगा, पार्लियामेंट सिस्टम होगा। ओके, फेडरल फेडरल पार्लियामेंट सिस्टम का जो है, अब हम ये लोग यहाँ देखते हैं यूनियन, यूनियन जो है उसका मतलब होता है संघ। ओके, अब संघ का जो है शब्द कहाँ से लिया गया है, तो सोर्स क्या है, संघ का सोर्स जो है वो कनाडा है। ओके, कनाडा से ये शब्द लिया गया है। अब जो है इसमें क्या बताया गया, संघ का मतलब क्या होता है, यहाँ सेंटर जो है, सेंटर यहाँ स्ट्रांग होता है, जबकि स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब क्या होता है। एक्वायर्ड टेरिटरी का अगर हम लोग बात करें तो एक्वायर्ड टेरिटरी मतलब होता है बाय विक्ट्री। फर्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो बाय विक्ट्री, जीते गए क्षेत्र हो, विक्ट्री, या तो वो विक्ट्री होंगे, जीते गए क्षेत्र होंगे, या तो फिर दूसरा हम लोग देखेंगे तो संधि समझौते के तहत किया गया होगा, संधि समझौते के तहत किया गया होगा,
जैसे वेस्ट बंगाल के इस बार भारत में मिलाया गया, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट को भारत में मिलाया गया और भारत का कुछ पार्ट को वेस्ट बंगाल का दिया गया है। टेरिटरी या एग्रीमेंट के थ्रू होगा, या तो फिर तीसरा जो है हमारा वो क्या होगा, स्टेट स्टेट जो है वो स्टेटलेस टेरिटरी होगा या राज्य विहीन क्षेत्र होगा। ओके, जैसे अंटार्कटिका राज्य विहीन क्षेत्र का बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में गंगोत्री, गंगोत्री हमारा है जो अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर जो चलाया जा रहा है भारत के द्वारा। ओके, रिसर्च सेंटर चलाया जा रहा है। अब बाई विक्ट्री का बात करें हम लोग, बाई विक्ट्री का बात करें तो बाई विक्ट्री में जो है वो दादर नागर हवेली, दादर नागर एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव जो है ये कब आज़ाद किया गया था। तो दादर नागर हवेली का अगर बात करें तो 1954 में स्वतंत्र करवाया गया भारत के द्वारा, और दमन और दीव का अगर बात करूं हम लोग तो यह 61 में करवाया गया था। ओके, 1961 में। और साथ ही साथ हम लोग अगर गोवा का बात करें, गोवा तो अभी हमारा राज्य के सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राज्य है, उसको 1987 में स्टेट बनाया गया। ओके, अब हम लोग संधि और समझौते के बात करें तो संधि और समझौते जो हैं वो 5 राज्यों में किया गया था, 5 यूटीज़ में किया गया था। पुडुचेरी, उसके बाद कराईकल, उसके बाद यमन, उसके बाद माहे और चंद्रनगर मिला करके ये सारे जो है वो पुडुचेरी कहलाया। अब अगर हम लोग बात करें पुडुचेरी और कराईकल का, तो कराईकल जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, अब स्टेटलेट्स की बात करें, स्टेटलेस का बात करें तो अंटार्कटिका क्षेत्र जो आता है वो स्टेटलेस के क्षेत्र में आता है। ओके, चलो ज़्यादा डीप में मैं नहीं जानता हूँ, बहुत डीप चला गया इसका। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2, वैसे एक बात बता दूं कि जो आज़ाद करवाया गया था ना वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आज़ाद करवाया गया था हैदराबाद और जूनागढ़। ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद और फ्रीडम जो है वो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को करवाया गया। जनमत संग्रह मतलब वोटिंग के सिस्टम से। अब आर्टिकल 2 का बात करूँ हम लोग तो एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया। अब एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब क्या है, साधारण बहुमत से, संसद के द्वारा साधारण बहुमत से अगर पास हो जाए हमारा तो उसे एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट यानी कि नए राज्यों का निर्माण या उसमें मिलाया जा सकता है। ओके, अब इसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्र में क्या है कि नए राज्यों का क्षेत्र को शामिल करना या जो राज्य से पहले भारत में विद्यमान है यहाँ, और नए राज्य क्षेत्र को स्थापित करना वो क्षेत्र जो अभी अस्तित्व में नहीं है। इसी तरह से क्या किया गया था, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 35वां संविधान संशोधन जो है 1975 में सिक्किम जो है वो हमारा इंडिया का भाग बना था। एसोसिएट स्टेट्स ऑफ असम जो है वो असम का जो है वो एसोसिएट बना था, सह राज्य बना था असम का। जबकि इसके ठीक बाद 75 में ही 1975 के आसपास ही 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को बना दिया गया 22वां स्टेट ऑफ इंडिया, 22वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया हमारा सिक्किम। अब आर्टिकल हम लोग अगर देखें 3 की बात करूँ तो 3 में क्या बताया गया, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया एंड चेंज देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। भारत के नए राज्यों में जन्म और उसके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्यों का जन्म और उसका नाम और सीमाओं में परिवर्तन। अभी जैसे यूपी में देखें तो योगी जी हैं जो
अभी करंट का नाम थे ज़िले के, उसको चेंज किया जा रहा है वहाँ पे, चूँकि बाबर हुमायूं अकबर जो आए हुए था, उन लोगों ने आक्रमण कर उस क्षेत्र का नाम को परिवर्तित किया था, और इस वजह से अभी जो है फ़िलहाल उसको देखते हुए उसको चेंज किया जा रहा है। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं बर्थ ऑफ न्यू स्टेट। बर्थ ऑफ न्यू स्टेट का मतलब क्या होता है? बर्थ ऑफ न्यू स्टेट का मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे लागू करवाया जाता है। तो प्रेसिडेंट परमिशन इसके लिए चाहिए, प्रेसिडेंट का परमिशन, राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए, परमिशन चाहिए। राज्य तथा लोकसभा के किसी भी प्रकार के यानी नाम में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन पेश करने से पहले राष्ट्रपति का साइन आवश्यक होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। तो जो ये परमिशन मिलेगा वो राष्ट्रपति से ही मिलेगा, उसमें उस जगह का नाम चेंज करना है या नहीं करना है, या सीमाओं में परिवर्तन करना है। अब नए राज्यों का जन्म का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम लोग देखें तो बिहार से राज्य अलग हुआ झारखंड, तो ये हुआ जन्म, बिहार से राज्य जो हुआ, झारखंड का नया निर्माण हुआ, जन्म हुआ। ओके, अब हम लोग आर्टिकल 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 4 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 4 बोलता है इफ़ अ लॉ इज़ मेड अफेक्टिंग आर्टिकल, अगर कोई भी कानून बनाया गया है, लॉ बनाया गया है, विधि बनाया गया है, वो अगर आर्टिकल 1, 2 और 3 को अफेक्ट करता हो देन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट कंपलसरी। तब जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कंपलसरी नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंपलसरी नहीं हुआ। यही अभी क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल जो है वो हटाया गया था उस क्षेत्र को, और जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो उसमें किसी तरह का कोई भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, राष्ट्रपति ने साइन किया और उसको हटा दिया गया, 35 से जो हटाया गया था। ओके, तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन 1, 2, 3 को परिभाषित करने वाले कोई भी कानून बनाया जाता है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। आर्टिकल 1 जो है पार्ट 1 है। पार्ट 1 किसके बारे में बताया गया? एक संघ होगा, एक देश होगा, जो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का कलेक्शन ऑफ राज्यों होगा, जिसे हम कहेंगे संघ बोलेंगे, देश बोलेंगे। अब जहाँ देश होगा वहाँ आदमी होंगे, सिटीजन्स होंगे, नागरिक होंगे। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे नागरिक के बारे में। फर्स्ट में क्या बोला? एक देश होगा, वहाँ पे नागरिक होगा। अब नागरिक के बारे में बताया गया है कि नागरिक क्या, कैसे और रहेंगे, इसके बारे में। तो जो है सिटीजनशिप जो है हमारे देश में आर्टिकल में जो बताए गए हैं वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक बताए गए हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक हमारा बताया गया, क्या बताया गया है? संघ के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 5 से 11 तक जो है 11 तक वो नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब जो भारत में नागरिकता है वो जो है नागरिकता जनरली 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। लेकिन जो है भारत जो है हमें अपनाता क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्ज़ाम के लिए कि भारत में किस प्रकार के नागरिकता दी जाती है, यह नागरिकता है। तो सिंगल सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 में डिफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बताया गया, डिफिनेशन नागरिकता का परिभाषा बताया गया है, नागरिक होने की क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या लिमिटेशन है या क्या शर्तें हैं। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ में, हु इज़ बोर्न इन इंडिया, जो कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, आइदर ऑफ हिज पेरेंट एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, जो उसमें से कोई एक, उनका पेरेंट्स में कोई एक यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया हो, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या बोले?
कि कोई ना कोई यहाँ पे जन्म लिया हो या रहता हो, जन्म लिया हो। ही हैज़ बिन लिविंग इन इंडिया फॉर द 5 ईयर, जो कि 5 सालों तक भारत में रहा हो, जो न्यूनतम 5 वर्षों तक भारत में रहा हो। हु रिसाइड्स हु रिसाइड क्या बताया गया, हु इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 26, 1950, जो 26 जनवरी 1950 भारत को अधिवासी हो, भारत का अधिवासी हो। से पर्सन हु इज़ बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, जिसमें भारत का अविभाजन था या विभाजन नहीं हुआ था, उस समय से रह रहा हो। ओके, अब आर्टिकल 5 में क्या बताया गया कि सिटीजनशिप होने की शर्तें बताई गई। अब आर्टिकल 6 क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ सिटीजनशिप पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाक से भारत आने वाले लोगों ने, अब क्या हम लोग याद करने का एक थोड़ा सा प्रेशर देते हैं माइंड में। तो पहला क्या बताया गया, ये पहला डेफिनेशन बताया गया कि कौन होगा नागरिक। अब नागरिक जो होगा वो तो 47 के आसपास जो हुए थे पाक और इंडिया में बैटल्स हुआ था, उसमें तो पाक से आदमी भी यहाँ आया हुआ था, पीपल्स आया हुआ था, नागरिक आया हुआ था, और यहाँ भारत से भी पाक गया हुआ था। तो इसके लिए पहले तो जो आया उसके लिए प्रावधान किया जाए। ओके, तो पहले जो आया उसके लिए प्रावधान किसमें किया गया है, आर्टिकल 6 में बताया गया है। पाक से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान पहले किया गया। उसके बाद 7 में बताया गया कि प्रोविज़न फॉर द सिटीजन्स ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू द पाकिस्तान, जो है इंडिया टू पाक जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को रद्द की गई। जो इंडिया से पाक चले गया है उसकी पहले नागरिकता को रद्द किया गया। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ पीआईओज का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो है भारतीय मूल। भारतीय मूल बहुत शब्द आते हैं भाई, ये क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। लोगों के लिए प्रावधान किया गया, कोई व्यक्ति फॉरेन में रहता हो लेकिन उनका माता पिता नाना नानी भारत के नागरिक रह चुके हों, उसे भारत मूल के नागरिक कहे जाते हैं। भारतीय मूल का नागरिक का मतलब अब किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 9, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर नागरिकता का निलंबन कब होगा, तो टर्मिनेट कब किया जाएगा सिटीजनशिप से, भारत का सिटीजनशिप से, तो कोई भी व्यक्ति भारत को बिना बताए किसी राज्य या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका भारत की नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। ओके, हम लोग जो फर्स्ट आर्टिकल देखे हुए थे पूरा डिटेल से, उसको हम लोग अदर क्लास में डीप से देखेंगे अलग नोट से। ओके, जो मैंने तैयार किया हुआ है, अभी शॉर्ट में देख लेता हूँ। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया, राइट ऑफ द सिटीजनशिप। राइट जो है क्या क्या अधिकार होंगे नागरिकता के, तो अगर संसद को चाहे तो कानून बना सकता है, नागरिकता को वंचित कर सकता है, नागरिकता से वंचित कर सकता है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना का मतलब आर्टिकल 10 में बताया गया। आर्टिकल 10 में पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू डू अमेंडमेंट इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप। संसद के अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकता है। ओके, जो है सिटीजनशिप एक्ट जो है संशोधन कब कब हुआ है, पार्लियामेंट हैज़ राइट टू अमेंडमेंट इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप के नागरिकता संशोधन कानून कर सकता है। अब कब कब ये किया गया, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया सिटीजनशिप पे, नागरिकता पे सबसे पहला संशोधन जो है वो 1955 में किया गया। उसके बाद कब कब किया गया, तो 1986 में किया गया, फिर 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 5 में किया गया, फिर 2015 में, फिर 2020 में किया, 19 में किया गया। ओके, 6 बार अभी तक
हो चुके हैं इस कानून में संशोधन। अब जो है भारत का सिटीजनशिप कौन कौन प्राप्त कर सकता है उसके बारे में इसका हम लोग तरीका देखते हैं। वे टू गेट द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप बाय द बर्थ, जन्म के आधार पर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 में किया गया है, बताया गया है कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर इंडियन, मतलब कोई भी माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, एक्सेप्ट जो है राजनीतिक, विदेश राजदूत और शत्रु देश को छोड़ करके, राजनयिक, विदेशी राजदूत और शत्रु को छोड़ करके, इसमें ये शर्तें लगाए गए। दूसरा क्या होगा, सिटीजनशिप बाय द क्या होगा, डिसेंट्स होगा, यानी कि वंशानुगत नागरिकता या डोमिसाइल्स बोल सकते हैं, डिसेंट्स। तो 1992 में मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट में माता पिता को नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा अगर वह वंशानुगत रहता आ रहा हो। तीसरा क्या है, सिटीजनशिप बाय द रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है कोई विदेशी अगर 5 वर्षों तक भारत में रहकर तथा 5 वर्ष पूरी करने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकता है शत्रु देश को छोड़कर। इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, शत्रु देश को छोड़ करके, ओके, शत्रु देश को छोड़ करके यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। अब चौथा हम लोग देखें तो सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण से नागरिकता। यदि कोई विदेशी पहले से 14 वर्षों में से भारत में 11 वर्ष रहा हो तो वह नेचुरलाइजेशन से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 को हटाकर 5 वर्षों के लिए कर दिया गया, जो है 11 वर्ष और 14 वर्ष की जो शर्तें थी उसे हटाकर 5 वर्षों के लिए कर दिया गया। यह वह गैर मुसलमानों के लिए है जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आया है। गैर मुसलमान को बात कर रहा है, यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ गैर मुसलमानों की बात करी गई है। यहाँ पे कोई भी मुस्लिम किसी भी देश का हो उसे नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अगर वो गैर मुसलमान हो यानी कि सिख, जैन, हिंदू कम्युनिटी का कोई भी हो तो उसे नागरिकता दिया जाएगा, अन्य जातियों को, ओके। अब सिटीजनशिप बाय द एक्वायर्ड टेरिटरी, अगर कोई क्षेत्र को अर्जित किया गया हो या विलय किया गया हो तो उसका जो है 3 प्रकार का टर्मिनेशन किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो टर्मिनेट, स्वतः ही त्याग कर देना, सरकार के द्वारा तैयार कर देना, सरकार के द्वारा निलंबन किया जाएगा, और डिप्रिवेशन, नागरिकता से वंचित कर देना। गैर कानूनी ढंग से प्राप्त नागरिकता पहला। दूसरा जो है डिप्रिवेशन, मतलब क्या हो जाएगा, उसके बाद संविधान का उल्लंघन, पागल या दिवालिया वो घोषित हो गया हो, देशद्रोह में स्थिति में हो, देशद्रोह में स्थिति में हो, okay? थोड़ा सा हम लोग पार्ट 3 को देख लेते हैं, उसके बाद ऑफ करूँगा ऑफर। तो हम लोग देखते हैं पार्ट 3, फंडामेंटल राइट। अब क्या मैंने समझाया हुआ था उस समय कि पार्ट 1 में हम लोग देखें संघ का बारे में, संघ का बारे में देखें पार्ट 1 में, ओके। पार्ट 2 में हम लोग देखें नागरिक के बारे में। नागरिकता, इस नागरिक हम लोग कह सकते हैं याद करने के रीजन से। अब क्या देखेंगे, तीसरा में हम लोग क्या देख रहा हूँ, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, या उसको मूल अधिकार हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में, मूल अधिकार। मूल अधिकार हम लोग याद करने का तरीका क्या था, पहला एक देश होगा, पहला एक देश होगा, देश में क्या होगा, एक संघ होगा, पहला देश होगा, पहला में क्या बताया गया, एक देश होगा, जहाँ पे दूसरा में नागरिक, वहाँ कुछ नागरिक होंगे, ओके, वहाँ पे
नागरिक होंगे वहाँ पे। तीसरा, अब वहाँ के नागरिक को कुछ ना कुछ तो कानून व्यवस्था होंगे वहाँ के नागरिक को चलने, खाने पीने, रहने के लिए, तो उसे हम लोग मूल अधिकार बोल देंगे। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार या मूल यानी प्रिमिटिव, जो सदियों से चले आ रहे हो, जिसके बिना पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। तो मूल अधिकार के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो मूल अधिकार को इसीलिए जो है मैग्ना कार्टा कहा गया था। ब्रिटेन किंग जो है 1215 में ब्रिटेन किंग जॉन के द्वारा, महाराजा जॉन के द्वारा फंडामेंटल राइट बना गया था अपने नागरिकों के लिए। ओके, मौलिक अधिकार को जो है वो फंडामेंटल राइट इंग्लिश में बोलते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, 12 से 35 बताया गया है। मौलिक संविधान, ये जो आर्टिकल है ना वो मैग्ना कार्टा बोला गया है, चूँकि पूरा संविधान को मेन जो पार्ट है वो यही है, और ज़्यादा क्वेश्चन भी हमारे यहीं से आते हैं। तो फर्स्ट डिमांड जो है ब्रिटिश काल में, सबसे पहला जो डिमांड है मौलिक अधिकार का, वो एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट एक्चुअली में वो आयरलैंड की रहने वाली थी। ओके, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो महिला प्रेसिडेंट थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी हुई थी 1917 में, और इसने ही तिरंगे को अपनाया था। तो फर्स्ट रिटन डिमांड अगर देखें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में रखा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1931 में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, कराची का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें प्रेसिडेंट जो बने हुए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही मांगा हुआ था। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल मांगे हुए थे। अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसिल 31 में ही हो गया। सेकेंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी प्रेजेंट हुए थे। और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे तेज बहादुर सप्रू कमेटी बोला गया। तेज बहादुर सप्रू कमेटी नाम रखा गया, जिसमें जो है वो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिया गया, और जो है पार्ट 4 को डीपीएसपी को रखा गया। पार्ट 4 में डीपीएसपी को रखा गया, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से कौन थी, पहला डिमांड कहाँ से किया गया था, एनी बेसेंट ने डिमांड किया हुआ था। एनी बेसेंट ने, यहाँ याद करने का एक ट्रिक आ गया हमारे पास। आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट, जिसने फर्स्ट टाइम मूल अधिकार को रखने मांग की हुई थी। इसलिए डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया और यूएसए से हमारा फंडामेंटल राइट लिया गया। ओके, सो थैंक यू।